अस्सलामुअलैकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। नाजरीन, आज ईद का दूसरा दिन, तमाम तर लोगों को जो हमें देख रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और बुखारी साहब, आपको भी ईद का दूसरा दिन बहुत मुबारक हो। बताएं कि आज के दिन की क्या मसरूफियत थी आपकी? देखिए, वो जब हम जवान थे तो उस वक्त होता था कि आज ईद है और कल टरू है। अच्छा। ये टरू की टर्म आपको तो समझ ही नहीं आएगी इस जनरेशन में। और फिर एक होता था तीसरा दिन मरू है, आज मरू है। सो ईद, टरू एंड मरू, ये 3 दिन फेस्टिविटीज़ होती थी हमारे जब हम शबाब पर थे कभी। अब आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैंने कहा ना कि बहुत सारे रिचुअल्स जो हैं वो माइनस होते जा रहे हैं। जी। तो अभी ये दूसरा दिन शायद बाकी है अभी ईद का, कि इसमें भी फेस्टिविटीज़ होती हैं, इसलिए कि पहला दिन तो गुजर जाता है बहुत सारे हैसल्स में। आपने सुबह तैयार होना है, नमाज़ पढ़ने जाना है, कब्रिस्तान भी जाना है, फिर घर आना है, फिर ईद लोगों को ईदी देनी है एंड एवरीथिंग। तो दूसरा दिन ऐसा होता है जब आप फिर थोड़ा सा निकल के, खुद घर से निकल के दूसरों के घर जाते हैं और वगैरह वगैरह। तो बहुत सारा आज भी। अच्छा, इसकी एक खूबसूरत बात यह है कि इतना हेक्टिक था कल का दिन, लेकिन आपको थकन नहीं फील हो रही। हाँ। आप थके हुए नहीं हैं। वरना होता ये है कि आपका हेक्टिक दिन गुजरा तो फिर अगले दिन तो आप कहते हैं कि बस मैं अब लेटा रहूं और सो जाऊं। तो फेस्टिविटीज़ ये चूँकि बड़ी, यानी साल में 2 ही तो ईदें हैं, बिल्कुल। तो लोगों की कोशिश होती है जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको। कल मैं एक बात बतानी भूल गया था, वो जाके मेरी शामत आई फिर वहाँ। मैंने कहा कि ईद पर 2 मीठी चीज़ें बनती हैं, एक शाही टुकड़ा और एक वो। लेकिन जब से ये मोहतरमा मेरे घर तशरीफ़ लाई हैं, तब से एक तीसरी चीज़ बनने लगी है, शीर खुरमा। अच्छा। ये बहुत ही स्पेसिफिक एक डिश है, यानी दूध में बनती है, उसमें खुश्क मेवाजात होते हैं, उसमें कुछ लवाजमात और भी हैं। रेसिपी तो मैं पूरी आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये भी एक पैशन है। जिन जिन घरों में ख़ास तौर से ये ज़्यादा बनता है उर्दू स्पीकिंग। ठीक। तो वाइफ मेरी चूँकि उर्दू स्पीकिंग, मैं तो ईस्ट पंजाब का हूँ, पंजाबी हूँ। तो ये रवायत हमारे घर में है शीर खुरमा वाली। ये कभी आप आएंगे, मैंने कहा ना कि जब आप हमारे घर आएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं इससे आप। तो ईद अच्छी गुजरी, ईद बहुत हेक्टिक गुजरी। हमने जर्नलिज्म का काम भी किया, हमने एक फैमिली के हेड का काम भी किया, हमने एक शौहर का काम भी निभाया। तो इट वाज ए जॉयफुल डे। और आज भी हमने चूँकि प्रोग्राम के लिए भी आना था। बिल्कुल। अच्छा बुखारी साहब, वैसे ये बताएं कि अक्सर जो एक जर्नलिस्ट होता है उसको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस पर होती हैं। जैसे कल का दिन भी आपको ऑफिस में गुजरा, आज का दिन भी आप ऑफिस पहुंचे, तो फैमिली को शिकायत है आपसे कि आप घर पे क्यों नहीं ईद गुजार रहे, ऑफिस क्यों जा रहे हैं? देखिए, नॉर्मली तो होती है, यानी जिन जर्नलिस्टों से जो हमारे साथी हैं उनसे पूछें तो घरों में शिकायत होती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मेरे घर में खुद वो भी ईद के दिन काम पर भी गई थी। अच्छा। इसलिए वो शिकायत का मौका ज़रा कम होता है। अच्छा, ठीक। छुट्टी तो होती है वो एक तरह से, लेकिन किसी न किसी की ड्यूटी लगी हुई होती है, क्योंकि ईद पर कुछ लोग जो हैं वो शहर से बाहर चले जाते हैं। जी जी, बिल्कुल। तो उसको मेकअप करने के लिए जो लोग यहाँ के होते हैं, ये हमारे दफ्तर में भी यही है, उनकी ड्यूटी लग जाती है। तो इसलिए वो हमारे यहाँ वो शिकायत जो है नॉर्मल जो होती है कि आप वक्त नहीं देते हैं, वो नहीं है। ठीक। अच्छा बुखारी साहब, ये बताएं कि आज आपने क्या खाया है, क्या खा के आए घर से? बीवी के हाथ का? देखिए, एक तो शीर खुरमा जो है वो हमारे यहाँ जब एक दफ़ा बन जाए तो कोई 3 दिन चलता है वो। अच्छा अच्छा। यानी वो इतनी मिकदार में बनता है कि वो चलता है 3। और दूसरी बात ये है कि पुलाव उन्होंने आज बनाया था। वो पुलाव जो है वो बहरहाल आपको पता है मेरा पैशन है वो बिरयानी में इतने मसाले होते हैं कि वो उसकी शक्ल ऐसी बन जाती है रंगीन किस्म की। तो पुलाव मेरा पैशन है, वो भी बनाया था उन्होंने। बुखारी साहब, वैसे ये बड़ी कंट्रोवर्शियल बात कर दी है, लोग तो बिरयानी को बड़ा पसंद करते हैं, आप कह रहे हैं आपको बिरयानी नहीं पसंद है? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा चिलीज़ खाते हैं, बहुत मिर्चे तेज़ मसालों वाली चीज़ें खाते हैं, अपनी अपनी पसंद है ना। लेकिन हम चूँकि पिछले वक्तों के लोग हैं, इसलिए हमें पुलाव का जो पैशन। तो बुखारी साहब, उस दौर में क्या बिरयानी नहीं बनती थी शादियों पे? अभी तो नेशनल डिश है, शादी पे भी बिरयानी बनती है, कोई फंक्शन हो उस पे शादी बनती है। ये बहुत पुरानी नहीं है। बिरयानी इज़ ए इम्प्रोवाइज्ड वर्जन ऑफ पुलाव। अच्छा। क्योंकि इसमें सेगमेंट्स वही हैं, बनाने का तरीका अलग है और मसालों का फ़र्क है। तो आपके दौर में बिरयानी नहीं थी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था बिरयानी मतलब इतनी कॉमन नहीं थी। हम सुनते थे हैदराबाद में बिरयानी बनती है, या हम सुनते थे बरेली में बनती है। तो ये हर घर में उस वक्त बिरयानी जो है वो रोज़मर्रा की डिश नहीं थी। अच्छा बुखारी साहब, वैसे आपको बिरयानी तो पसंद नहीं है? वैसे नहीं, मैंने नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है, मैं खा लेता हूं। कराची बिरयानी पसंद है? कौन सी? या लाहौर की बिरयानी पसंद है? कराची बिरयानी बड़ी फेमस है। कराची में टेस्ट के एतबार से, रेसिपीज़ के लिहाज से कराची बहुत आगे है। अच्छा। बंस रोड पे आप चले जाएं तो आप यही फैसला नहीं कर पाते कि आपने क्या खाना है। अच्छा। चाहे वो बिहारी गोला कबाब हैं, चाहे वो सिंपल सीख कबाब हैं, चाहे वो इस तरह की रवायती डिशें जो है, वहाँ पर आपको हरीसा मिल जाएगा, वहाँ पर आपको निहारी मिलेगी, वहाँ पर आपको पाए क्या चीज़ है
जो खाने की है और वो वहाँ आपको ना मिले। मंच रोड में मीठे के एतबार से अगर आप देखें तो एक से एक बढ़ के, चाहे वो अहमद वाले हैं, चाहे वो हाफिज हैं, चाहे वो बेपनाह दुकानें आपको मीठे की मिलेंगी। इसी तरह रबड़ी, कराची का इतना बड़ा पैशन है रबड़ी, इसका कोई आपने हिसाब कराची के खानों की इतनी तारीफ कर दी है, जो लाहौर के लोग हैं वो तो बड़ा माइंड करेंगे इस नहीं, चीज़ का। लाहौर- हालांकि लाहौर के नाश्ते बड़े अच्छे हैं। नहीं। लाहौर की कुजीन जो है उसका भी कोई जवाब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा मुग़लों के दौर की जो यानी रेसिपीज़ थी या जो मुरगन खाने थे वो लाहौर में मौजूद हैं और बड़ी तादाद में मौजूद हैं। देखिए लाहौर में दो चीज़ें बहुत हैं। एक तो यहाँ पर आप आएँ तो खाने की इतनी आउटलेट्स हैं और इतनी वैरायटी है कि आपको दुनिया में कहीं और नहीं बिल्कुल मिलेगी। साथ चाहिए। अच्छा, फिर हर डिश की अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन है। निहारी आप देखें, कोई अब नाम तो हम क्या लें, कोई 20 जगह की निहारी ऐसी है जो बहुत मशहूर है। और लाहौरी मेहमान नवाज कितने हैं कि जिस तरह से वो मेहमान नवाजी करते हैं और अपने उनकी दोस्तों को, देखिए, रिश्तेदारों को जैसे खिलाते हैं, जो उसकी भी कोई मिसाल नहीं जो मिलती। सिविलाइज सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पर जो आपका रवैया है वो बुनियाद होता है कि आप किस तरह से मिलते हैं, कैसे रिसीव करते हैं गेस्ट को। लाहौर में ये है कि आप कितना ज़्यादा अपने मेहमान को खिलाते हैं और ज़ाहिर है खुद भी साथ खाते हैं। तो खुराक जो है वो लाहौर में मेहमान नवाजी की एक बुनियाद है। बिल्कुल बुखारी साहब, निहारी पाए, या, लाहौर के जो नाश्ते हैं उसमें तो कोई सानी हरीसा। नहीं है लाहौर के नाश्तों का। हरीसा, तो इतनी सारी डिशेस हैं जो लाहौर की मेरा ख्याल है बहुत बेहतर है। या मैंने कहा आपसे कि इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ डिशेस लाहौर का कोई जवाब नहीं है। ठीक। अच्छा बुखारी साहब, कॉफ़ी लवर हैं या चाय लवर है? क्या पसंद है आपको ज़्यादा? वैसे तो आप ऑफिस में कॉफ़ी मंगवाते हैं ज़्यादा। हाँ, मैं हमने ना देखा है। ये जो प्लेजेंट वेदर्स है ना, सर्दी आ रही है, बहुत आ गई है सर्दी। सर्दी में शाम को कॉफ़ी मस्ट है। इसी तरीके से जो प्लेजेंट इवनिंग्स हैं, गर्मी आ गई है लेकिन शाम को थोड़ी ठंड है, उसके अंदर भी कॉफ़ी जो है। लेकिन शाम, सुबह की और दोपहर में कॉफ़ी पीना जो है ये मैंने कभी भी ना ठीक समझा है ना कभी पी है। शाम को कॉफ़ी जो है दैट इज़ माई पैशन। अच्छा बुखारी साहब, ये जो पाउडर चाय के हवाले से कि जो पाउडर वाली चाय मिलती है उसके बारे में क्या ख्याल है आपको? तो वैसे आपके कोलीग्स वही पिलाते हैं, क्या कहेंगे आप देखें, इस जो बारे में? असल में चाय का कॉन्सेप्ट है वो तो है, और ख़ास तौर से लाहौर में तो दूध पत्ती है। यानी दूध खालिस हो और उसमें आप पत्ती डाल दें और उसके जो मज़े हैं वो अपनी जगह हैं। लेकिन अब चूँकि दफातर में ले लें आप या आप जो भी कमर्शियल जगह हैं वहाँ पर चूँकि एक तो आसान है बनाना, टी बैग डाला, पाउडर डाला, पानी गर्म करके डाला, चाय बन गई। लेकिन जो ट्रेडिशनल चाय है वो दूध पत्ती, वो उस बनाने का भी मज़ा है, उसे पीने का भी मज़ा है। ठीक। अच्छा बुखारी साहब, ये सब बातें एक तरफ, हमने देखा कि सियासत जो है बड़ा ड्राई सब्जेक्ट होता है। तो आप जिस तरह से आपकी नौकरी है या आप कितने सालों से सहाफ़त को प्रैक्टिस कर रहे हैं बुखारी साहब, आप किस तरह से, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, क्या करते हैं फ़ारिग वक्त में? वैसे तो फ़ारिग वक्त आपको मिलता नहीं है लेकिन अगर जो मिलता है उसमें क्या करते हैं? देखिए, मेरा सबसे बड़ा पैशन पोइट्री है। अच्छा। शायरी जो है ये मेरा बहुत बड़ा पैशन है। मैं आपके साथ काफ़ी देर से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, मुझे नहीं समझ कि आपका क्या मेरे बारे में परसेप्शन है, लेकिन मैं ना हस्बुल हाल अशार जो है और जिसको कहें फिलबदी फौरी तौर पे आपको याद हो जाए, इसके एतबार से मैं जाना जाता हूँ अपने दोस्तों में भी, अपने प्रोफेशन में भी। अच्छा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि शायरी पैशन है, पोइट्री मेरे ख्याल से हर छोटे बड़े को पढ़नी चाहिए। आप ये देखें कि अगर आप शेक्सपियर को निकाल दें बरतानिया की सोसाइटी में से तो सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी, बैठ जाएगी। आपके यहाँ भी यही है। इकबाल को अगर आप निकाल दें सही बात तो है। कॉन्सेप्ट से लेके पाकिस्तान का और पाकिस्तान के बनने तक उसका कलाम बुनियाद है। आज भी कोटेबल कोट है, ना सिर्फ यहाँ बल्कि दुनिया भर में और ख़ास तौर से ईरान में। ईरान में उनके नाम से मकतब है बिल्कुल। और वहाँ पर उन्हें इकबाल लाहौरी के नाम से जाना जाता है। तो पोइट्री, जैसा मैंने कहा, पैशन है। आपने कहना तो नहीं है मुझे कि मैं शेर कोई सुना अपना दूं। फेवरेट शेर मैं कहने वाली थी, अपना जी। फेवरेट शेर कोई सुना दें। मैं ना 2-3 चीज़ें आपको सुनाता हूँ। एक तो जो नए दौर का शायर है ना, आज के दौर का शायर, वो बहुत सारी पोइट्री ऐसी कर रहा है जो पहले जिसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मिसाल के तौर पे ये एक शायर हैं जो कनाडा में होते हैं, अच्छा। लेकिन उनका मैं 2 शेर आपको सुनाता हूँ कि ये क्या कि सूरज पे घर बनाना, फिर उस पे छाँव तलाश करना, खड़े भी होना तो दलदलों में, फिर अपने पाँव तलाश करना, क्या बात है। निकल के शहरों में आ भी जाना, चमकते ख्वाबों को साथ लेकर, बुलंदो बाला इमारतों में, फिर अपने गाँव तलाश करना। क्या बात है। क्या ये जो बात है, अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर इससे ज़्यादा खूबसूरत शेर नहीं है। दूसरी बात ये है कि लोग कहते हैं कि आज़ाद नज़म में चाशनी नहीं है, उसमें मज़ा नहीं है, वो बस ऐसे ही है, तुकबंदी है। ऐसा नहीं है। बाजी बाजी नज़में ऐसी कही गई हैं जिनके अंदर गज़ल से भी ज़्यादा चाशनी है। उसका भी मैं एक नमूना आपको पेश कर देता हूँ। जी जी। अरसा बाद मिली वो मुझको, मैंने पूछा कैसी हो, मेहंदी वाले हाथ उठाए और ये बोली,
परदेसी तुम देर से आए। ओहो क्या बात लेकिन है, इसमें गज़ल की चाशनी है ज़बरदस्त। ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से अमजद का एक 3 लाइनों की हाइको उसको जी जी कहते हैं। जी जी। वो यह है कि मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश थम भी जाए, इसमें पानी कम नहीं होता। क्या बात है। बुखारी साहब म्यूज़िक में भी दिलचस्पी है, गाने गाते हैं, सुनते हैं? दोनों काम करता हूँ, गुनगुनाता भी हूँ, लेकिन यानी गाने के कई एस्पेक्ट्स हैं ना। एक फिल्मी गाने हैं, उनमें बहुत बहुत अच्छा कहा गया है। बैजू बावरा के गाने सुने आप तो क्लासिकल दुनिया में एक इनकलाब था। लेकिन गज़ल जो है वो बुनियादी तौर पे मेरा पैशन है, और बहुत सारे शायर ऐसे हैं जिन्होंने कमाल की गज़लें कही हैं, और बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं जिन्होंने कमाल की नज़में गाई हैं। हमारे यहाँ मेहंदी हसन और गुलाम अली 2 ऐसे नाम हैं जिन्होंने गज़ल को बहुत अरूज बख्शा है, कोई दो राय नहीं है इसके तो कुछ बारे में। सुनाएं, कुछ गज़ल के कुछ देखें, बोल। जो अपने मेहंदी हसन के एक तीसरा नाम मैं भूल गया हूँ, वो है उस्ताद अमानत अली खान। जी। उन्होंने भी बहुत अच्छी गज़लें गाई हैं। उनकी गज़लों की एल्बम आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। मुनीर नियाज़ी, ये सारे नाम हैं, बहुत बड़े नाम हैं। मुनीर नियाज़ी का एक शेर है गज़ल का कि मुनीर मुझको एक और दरिया का सामना था, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। क्या बात है, ज़बरदस्त। देखें ना, मौजूआत हैं इसमें, दिल को गुदगुदी करते हैं ये अशार जो है। बुखारी साहब आपसे और भी बातें होंगी, एक ब्रेक का कहा जा रहा है। नाजरीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको ईद मुबारक कहते हैं और खुश आमदीद कहते हैं। बुखारी साहब अब एक छोटा सा रैपिड फायर कर लें, आप इजाज़त दें तो? प्लीज़ प्रोसीड। बुखारी साहब आपका पसंदीदा गुलकार या गुलकारा कौन है? नूरजहां या आशा भोसले? नूरजहां। नूरजहां या लता जी? लता। लता जी या रेशमा? रेशमा। रेशमा या मोहम्मद रफ़ी? मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी या किशोर कुमार? मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी या सलामत अली खान? मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी या गुलाम अली? मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी या जगजीत सिंह? मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी या मेहदी हसन? मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी या अमजद साबरी? मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी या नुसरत फ़तेह अली खान? नुसरत अली खान। क्या बात है। अच्छा बुखारी साहब, ये बताएं आप कि आपने बताया कि आपको खाने पकाने का भी शौक़ है, खाने खाने का भी शौक़ है, फूडी बहुत है। बुखारी साहब अक्सर लोग आपको बड़ा एडमायर करते हैं आपकी फ़िटनेस को देख कर कि बुखारी साहब माशाल्लाह से यू आर 79 ईयर्स ओल्ड, लेकिन माशाल्लाह से ऐसा लगता है कि आप बहुत आपने अपने को फिट और यंग कैसे रखा हुआ है, ये कुलिया आज लोगों को बता दें कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। देखिए, मैं कोशिश करूँगा इसको समाप्त करने की। बात तो बहुत अहम है, इसके ऊपर तफसील से बात हो सकती है। देखिए, आपको खुशी और दुख ये दोनों अल्लाह की तरफ से मिलते हैं जी। और अगर आप ये मान लें कि ये देने वाला वही है तो फिर आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बेशक। लिहाजा उसकी तरफ से इसको कबूल कर लें कि अल्लाह मियाँ मेरी खुशी भी तुझसे मुंसलिक है, मेरा दुख भी तुझसे मुंसलिक है। जिस शख्स ने अपने आप को इसके लिए कायल करके ये मान लिया है, उसको दुनिया की कोई ताकत ना बूढ़ा कर सकती है ना उसको दुखी कर सकती है। मेरे पास कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि मैं किसी शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ है मेरा या कुछ। मेरा जो अल्लाह पर फेथ है, दैट हैज़ केप्ट मी फिट एंड दैट हैज़ केप्ट मी हैप्पी अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। बुखारी साहब, बहुत सारे यंग लोग जो जर्नलिज्म में आ रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या चीज़ें उन्हें फॉलो करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए? देखिए, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है डूज़ और डोंट्स का। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको एक इब्तदाई ये बात बताऊं कि ये लोग जो डिग्रीज़ लेके आते हैं, जो मास कम्युनिकेशन की डिग्रीज़ है या मास्टर इन जर्नलिज्म करते हैं, जब वो अखबार या टेलीविज़न के दफ्तर में लैंड करते हैं, उनका सहाफ़त में वो पहला दिन होता है। इसलिए कि जो थ्योरी पढ़ के आए हैं वो उसका प्रैक्टिकल जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो एक तो ये कि जब वो आ जाएं तो फिर उनको एक जो जिसको कहते हैं एडॉप्टेबिलिटी, उसके अंदर महारत हासिल करनी चाहिए, उसके ऊपर एक्सेल करना चाहिए कि वो अडाप्ट करें चीज़ें। अडाप्ट आप किन से करते हैं? वो जो लोग मॉडल हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं सहाफ़त में, हमारी तो कोई हैसियत नहीं है, लेकिन जर्नलिज्म में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनको आप परसू करें, फॉलो करें, उनकी ज़िंदगी को देखें कि उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स थी उनकी, और बी ऑनेस्ट टू योर प्रोफेशन। अगर आप अपने प्रोफेशन के साथ डेडिकेटेड हैं, ऑनेस्ट हैं, नोबडी कैन स्टॉप योर ग्रोथ। बुखारी साहब, आपको भी सहाफ़त में बहुत बड़ा नाम है, बहुत सारे लोग आपको फॉलो भी करते हैं, पसंद भी करते हैं। बुखारी साहब, आपका आइडियल कौन है? देखिए, मेरे चीफ एडिटर होते थे द सन में 1970s में, उनका नाम था शमीम अहमद। अच्छा। मेरे ख्याल से उनके कदकाठ का एडिटर मैंने नहीं देखा। बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पर, बहुत। अहमद अली खान नाम है, एटी चौधरी नाम है, ये कोई छोटे एडिटर नहीं हैं।
लेकिन ये कि वो मेरा, चूँकि जितनी मेरी इंग्लिश जर्नलिज्म है, आई ओ इट टू दैट मैन जिसका नाम था शमीम अहमद जी। ठीक, बुखारी साहब एक और रैपिड फायर आपसे कर लिया जाए, कर लें क्योंकि बीच में थोड़ा ट्विस्ट और टर्न्स लेने भी बड़े ज़रूरी हैं। कर लें। आप बताएं कि आपका पसंदीदा अदाकार कौन है, मोहम्मद अली या नदीम बेग? अब देखिए, आपने नामों को महदूद कर दिया है। अब नाम दो ही हैं, यही तो। अदाकार के एतबार से दिलीप से बड़ा नाम नहीं है। अब इन दो नामों में जी से बताइए, बताना है पूछिए आपने, मोहम्मद अली या नदीम बेग? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली या वहीद मुराद? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली या जावेद शेख? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली या आबिद अली? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली या मुस्तफ़ा कुरैशी? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली या सुल्तान राही? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली के आप इतने बड़े फ़ैन हैं? इसलिए कि वो ना, देखिए, ही वाज ए आर्टिस्ट ऑन रेडियो। मोहम्मद अली का कोई डायलॉग मेरे दिल चाह रहा है कि मैं आपसे सुन लूं। मोहम्मद अली का कोई डायलॉग सुनाएं फिर आप। देखिए, उनके बेपनाह डायलॉग्स हैं जो कोई एक जो आपको बहुत खूबसूरत पसंद हो, एक होता है ना कि आपको याद रहता है, कोई याद है ऐसा? मुझे उनका एक कोर्ट का सीन याद है जिसमें वो कहते हैं, जज साहब, आप आज जो फैसला कर रहे हैं, कल लोग आपका गिरेबान पकड़ेंगे। क्या बात तो ये मतलब है उनके आवाज़ में जो, जिसको क्या कहते हैं, जिसको जो रोबो दबदबा था, जो पैशन था उनकी आवाज़ में, वो उनकी एक्टिंग से भी बहुत ज़्यादा आगे की चीज़ थी। इसलिए जब वो डिलीवरी थी उनकी जो डायलॉग्स की, दैट वाज मास्टर। उनकी तारीफ तो दिलीप कुमार ने खुद की है। दिलीप कुमार के हवाले से मुझे एक लम्हा दीजिए, मैं उसकी बात जरूर करना चाहता हूँ। जी जी जी। देखिए, उनको 3-4 टाइटल ऐसे हैं जो दुनिया में किसी और को मैसर नहीं है। उनको कहा गया कि वो मुगल आजम ऑफ इंडियन सिनेमा। उनको कहा गया ही इज़ हीरो ऑफ हीरोज। उनके बारे में कहा गया कि ही इज़ महागुरु ऑफ मेथड एक्टिंग। ये वो सिनफें हैं अदाकारी की जिसमें एक्सेल करने का सेरा जो है वो दिलीप के सर है। बुखारी साहब, आपको बुक्स लिखने का भी शौक है, बुक्स पढ़ते भी बहुत हैं, और दिलीप कुमार पे हमने सुना था कि आपको किताब भी लिख रहे हैं। हाँ, उस बारे में कुछ बताएं। वो तकरीबन अपने तकमील को पहुंच चुकी है। बस अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि ये मौजू ऐसा है, कि वो पर्सनैलिटी ऐसी है, और मैंने मेहनत ऐसी की, 11 साल मैंने रिसर्च की है उस पर। लोग इंतजार करें उस किताब का, कब शाया उसका करेंगे? पब्लिशर जो है वो कोई अच्छा होना चाहिए, जो उसको वो उसकी छपाई, उसका लेआउट, बहुत सा काम तो मैं खुद करूँगा, लेकिन अच्छा कागज़ का इस्तेमाल, अच्छा टाइटल, ये सब चीज़ें जो है मिलकर उस किताब को इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनल फेम की बनाएंगी। अभी वो उर्दू में है, लेकिन उसका इंग्लिश वर्जन भी मुझे लिखना है। बुखारी साहब, अपने करियर पे, एक्सपीरियंस पे या अपनी ज़िंदगी पर भी किताब लिखने का जी, सोचा? मैं एक किताब लिख रहा हूँ, उसका इब्तिदा हो गई है, वो है माई एडिटर्स। अच्छा। मैं उसमें अपना एक्सपीरियंस लिखूंगा, जो बड़े 5 एडिटरों के साथ मैंने काम किया है। अच्छा। तो वो दैट विल सम अप माई होल लाइफ एज ए कैरियर जर्नलिस्ट। बुखारी साहब, कोई यंग एक्टर या कोई एक्ट्रेस पसंद है? देखिए, ये यंग वाली कैद जो है, ये अगर आप इस पर से हटा दें तो बहुत सारे अदाकार ऐसे हैं। अब मतलब अपकमिंग जो भी चल रहे हैं, या अपकमिंग भी कह सकते हैं, या जो अभी ड्रामाज आ रहे हैं या फिल्म्स आ रही हैं, उनमें कोई आपका तो पसंदीदा? हानिया अमर जो है, इसने वो जो ड्रामा उन्होंने किया है उसके साथ अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है वो, कभी मैं कभी तुम, समथिंग लाइक दिस। जी बिल्कुल। दैट इज़ मार्वेलस एक्टिंग। और उसका देखिए उसको कितनी रिस्पांस मिला है कि अब वो दोसांझ के साथ, जो इंडिया का बहुत बड़ा अदाकार भी है, सिंगर भी है, उसके साथ उनकी फिल्म आ रही है। ड्रामाज देखते हैं आप? मैं ना, वो हमारे जो डायरेक्टर न्यू प्रोग्रामिंग है, वो गन पॉइंट पे उन्होंने 3-4 सीरीज मुझे दिखा। अच्छा, मतलब ड्रामास भी दिखा रहे हैं गन पॉइंट पे, या बड़ी बात कर रहे हैं, वो देख रहे हैं इस टाइम? जी, वो मैंने देखी हैं, और ऑब्वियसली उनकी एक फरमाइश अभी बाकी है, वो भी मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन मैंने 3-4 सीरीज जो उनके कहने पे देखी, देयर एक्सीलेंट सीरीज। ठीक है बुखारी साहब, और भी सवाल आते हैं आपसे, लेकिन अभी एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बुखारी साहब, आज का दिन जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल है कि आज आपकी पर्सनालिटी को जानने का मौका मिल रहा है। वैसे सियासत पे तो हम बात करते हैं और सियासत पे अपने आप व्यूज़ शेयर करते हैं, मैं भी करती हूँ, और बहुत सारे लोग जो आपको इसी तरह से जानते हैं, एक कामयाब तज्जियाकार के तौर पे। अभी बहुत सारे और सवाल आते हैं। सांस लेंगी आप या नहीं? जी 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 बुखारी मेरे ख्याल से साहब, नाज़रीन आपकी इजाज़त के साथ ये हम थोड़ा सा स्वैप करते हैं अपना रोल। 2 दिन से मैं आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ, खुदा के लिए, अब आप भी तो कुछ जवाब दें ना सवालों के। जी बुखारी साहब। तो मैं भी आपसे सवाल पूछता हूँ। नाउ आई एम द एंकर, और ये मेहमान है, गेस्ट है। ये बताइए ज़ैनब, आपकी ईद का दिन कैसे शुरू होता है, और
व्हाट इज़ दैट यू वांट टू डू ऑन ईद डे? बुखारी साहब, ईद का दिन उसी तरह से शुरू होता है। सुबह उठते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं, फिर उसके बाद किचन में सवैयाँ बनाते हैं, फिर अम्मी की थोड़ी हेल्प होती है, फिर उसके बाद तैयार होते हैं, फिर तस्वीर लेते हैं, जो कि एक बड़ा फेवरेट मशगला आज को है हर लड़की का। तो बस इस तरह से ईद गुजरती है। लेकिन ईद के हवाले से अगर आप ख़वातीन की बात करें तो कपड़ों का इंतखाब जो है ये एक बहुत पैशन भी है और एक रिचुअल भी है। बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि आपने अपने कपड़ों की तैयारी किस तरह की है? आपने भी वही किया कि फ़ोन उठाया और डिज़ाइनर को फ़ोन करके मंगवा लिया घर, या आप गई थी खरीदने के लिए लिबास? नहीं बुखारी साहब, मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं हूँ इन चीज़ों को लेकर के मुझे बहुत बड़े डिज़ाइनर का कुछ पहनना है। मुझे जो भी चीज़ पसंद आ जाती है, मैं बहुत लोकल चीज़ें भी पहनती हूँ। अगर लिबर्टी चले गए तो कोई आपको पसंद आ गई, कोई लोकल मार्केट से भी मैं चीज़ें लेके पहनती हूँ। फिक्सेशन नहीं है। आई एम नॉट डिज़ाइनर स्पेसिफिक पर्सन। मुझे जो अच्छा लगता है मैं पहनती हूँ। ईद का जोड़ा भी मैंने ऐसे ही लोकल मार्केट से कपड़ा ख़रीदा था और उसको घर पे तैयार करवाया, अपने टेलर को बता दिया था। वैसे तो अगर मुझे सिलाई आती तो मैं खुद स्टिच करती, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो समझते हैं कि डिज़ाइनर कपड़े पहनने से हम खूबसूरत लगेंगे ईद वाले दिन, तो ये सिर्फ एक मिथ है। खूबसूरती आपके अंदर है। अगर आप अपने अंदर से खूबसूरत है ना, आप कुछ भी पहन लें वो खूबसूरत ही लगेगा। और सिंप्लिसिटी वैसी एलिगेंट लगती है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो, और ये मैं आपके साथ इसलिए इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो डिज़ाइनर का टैग है ये नहीं किसी भी पर्सनालिटी को खूबसूरत बनाता है। मेरे अपने घर में यही है कि वही चीज़ आप अनस्टिच लें, खुद उसको अगर आप उसके ऊपर फूल पत्तियाँ लगानी है, उसके ऊपर डिज़ाइन बनवाना है, उसके गले बनवाने हैं, वो आप खुद से करें तो वो और चीज़ बन जाती है। बिल्कुल। तो आई एग्री विद यू, इकोनॉमी भी है इसमें और आपकी अपनी मर्जी रिफ्लेक्ट भी कर रही है। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल तो ये एक खूबसूरत बात है। अच्छा जी, घर में किसकी चाहती हैं सबसे ज़्यादा? मामा, बाबा, कौन? घर में मैं सबकी चाहती हूँ, मतलब लाइक स्पेसिफिक सबसे ज़्यादा किसकी चाहती हैं? सबसे ज़्यादा मैं अपने नेफ्यूज़ की चाहती हूँ। मेरे नेफ्यूज़ मेरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मेरा ख्याल है कि वो मैं जब घर जाती हूँ वो मेरा इंतज़ार करते हैं जब मैं ऑफिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा शख्स है वहाँ जो जिसने आपसे ईदी ली होगी? बिल्कुल, मेरे 2 भतीजे हैं, वो मेरे से ईदी लेते हैं और मैं उनको बड़े शौक से ईदी देती हूँ। सबसे ज़्यादा पैशन क्या होता है बच्चों का? क्या उस दिन चाहिए होता है उनको ईदी के अलावा? बच्चों को तो आपको पता है कि आइसक्रीम चाहिए होती है। बच्चों को ईदी के कोई भी नोट आप दे दें, इतना तो भी उनको नहीं पता, बहुत छोटे हैं, लेकिन उनको आइसक्रीम, चॉकलेट्स, डोनट्स और ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम उनके साथ घर पे रहें, उनको बाहर लेकर जाएं। और मेरा ख्याल है यही रिश्तों की खूबसूरती होती है कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें, क्योंकि फैमिली एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी में। तो ये तमाम तर चीज़ें मैं करती हूँ। ये तो हमें पता चल गया, आपने बता दिया हमें कौन आपका फेवरेट है। जो बच्चियां होती हैं, बेटियां ख़ास तौर से जो होती हैं, वो पेरेंट्स के साथ बहुत अटैच होती हैं। मुझे बताइए, ईद के दिन आप अपने जज्बात का, आप अपनी मोहब्बत का, आप अपनी उनके साथ जो एफिलिएशन है उसका इजहार कैसे करती हैं? मैं हमेशा हर ईद पे अपने फादर और मदर दोनों को ही उनके लिए शॉपिंग करती हूँ, खुद ही चीज़ें लेकर आती हूँ, उनकी मैचिंग करती हूँ। अब मेरे फादर तो नहीं है, मेरी मदर हैं, तो मैं अपनी अम्मी का ईद का जोड़ा, उनके इयररिंग्स, उनके जूते, पूरे 3 दिन मैं उनकी लाइफ को बड़ा रोमांटिसाइज़ करने की कोशिश करती हूँ। ये पहने आप, ये अच्छा लगेगा। तो आई रियली लव माई फैमिली, माई मदर, माई ब्रदर एंड माई नेफ्यूज़ एज़ वेल। तो मैं बस कोशिश करती हूँ कि उनकी लाइफ जैसे हम गुजार रहे हैं, जैसे हम बाहर निकलते हैं, मैं अपनी मदर के लिए भी ये चीज़ें खरीदती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो माँ बाप के लिए जब आप कोई चीज़ करते हैं तो मेरा ख्याल है उससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती है। तो मैं अपने लिए कुछ अच्छा खरीदूँ ना खरीदूँ, अपनी अम्मी के लिए मैं कोशिश करती हूँ। ये बताइएगा कि ये जो तासुर है एक कि बेटियां अल्लाह की नेमत होती हैं, ये घरों के अंदर इसका क्या रिफ्लेक्शन है? कैसे आपको फील होता है कि आप वाकई एक नेमत है? मेरा ख्याल है कि ये जो आपकी फैमिली होती है ना, एक्नॉलेजमेंट वो आपको देती है जब आप उनके लिए कर रहे होते हैं। बेटे भी एक अलग उनकी इंपॉर्टेंस होती है, बेटियों की भी अलग। वो किचन से लेकर घर का बाहर तक जो चीज़ें होती हैं सारी मैनेज करती हैं। फिर वो अपनी फैमिली की रेपुटेशन से लेकर उन पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन वो जिस खूबसूरती से उन जिम्मेदारियों को निभाती हैं, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी। और मेरा ख्याल है हर लड़की स्टैंड आउट कर सकती है हर फील्ड में, अगर वो अपनी बाउंड्रीज़ के साथ ज़िंदगी में चलती है। वो घर में भी अपनी बाउंड्रीज़ के साथ अगर रहती है या बाहर जाती है तो वो बाउंड्रीज़ का ख्याल रखती है। तो मेरा ख्याल है कि वो स्टैंड आउट कर सकते हैं। ख्याल ही, आई एम श्योर बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो बहुत आइडियलाइज करती हैं सोशल मीडिया पे हमें, वो हर मैदान में। आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ इसलिए कि मैं इसको यानी कदगन नहीं लगा रहा हूँ, हर लिहाज से, विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट पर्सनैलिटी? मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी मेरे फादर थे।
मुझे लगता है कि उनसे अच्छी पर्सनालिटी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। वो ज़बरदस्त बेटी होना साबित कर दिया ना आपने। हाँ, मेरे वो आइडियल है, मैं हमेशा उनके प्रिंसिपल्स को रखती हूँ याद कि अब्बू ऐसे करते थे, मुझे भी ऐसे करना है। तो आई एम सो हैप्पी टू हियर दिस। सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। बिल्कुल बुखारी साहब, अब आपकी तरफ आते हैं, बहुत सारे सवालात हैं, वैसे तो टाइम शायद हमारे पास इतना नहीं है, लेकिन बुखारी साहब आप ये बताएं कि अभी घर जाकर आप क्या करेंगे? खाना पकाएंगे, खाना खाएंगे, या कोई आपका वेट कर रहा होगा, उनके साथ बैठ के आप डिनर करने वाले? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे खाना वाना पकाना, मेरी वाइफ जो है मुझे इनकरेज नहीं करती है इससे। मतलब मेरा किचन में घुसना उनके लिए ना, आप जिक्र करें कि मैं किचन में जा रहा हूँ तो उनके माथे पे पहले तो तेवरियाँ आएंगी, क्योंकि मैंने ना सिर्फ वहाँ पकाना है, समेटना कुछ नहीं है। मुझे कटी हुई चीज़ें चाहिए, मुझे सारा कुछ, तो वो एक पूरा का पूरा हैसल है। एनीवे, दूसरा ये कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि हम दोनों प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, हमारा टाइमिंग ड्यूटी का भी सिंक्रोनाइज्ड है, हमारा वापस जाना भी सिंक्रोनाइज्ड है, इसलिए हमें बहुत कम इस अजियत से गुजरना पड़ता है कि एक आ गया है और दूसरा इंतजार कर रहा है। सिर्फ एक दिन ऐसा होता है क्योंकि हमारे ऑफ नहीं मिलते हैं। हाँ जी, मैं संडे को ऑफ करता हूँ, मंडे को ऑफ करती हैं, और वो घर पे बैठना, वो तो खैर निकल जाती है ना बाजार जाके, अपने उन्हें ग्रॉसरी करनी है, उन्हें चीज़ें करनी है। मैं बैठ के क्या करूँ, मैं फिर टीवी के साथ चिपका रहता हूँ। ठीक। अच्छा बुखारी साहब, अब ईद की नमाज़ पढ़ने के हवाले से हम बात भी पहले कर रहे थे, तो बुखारी साहब ईद की नमाज़ का अब उस तरह से जो लड़के या लड़कियाँ हैं वो घरों पे ही प्रेफर करते हैं, सो लिया या उस तरह से ईद गुजार ली, या बाज़ू का तो लोग अब कपड़े भी नहीं पहनते। मैंने ऐसे देखा कि सुस्ती की वजह से कि हमें छुट्टी मिली है, हमें घर पर रहना। इस ट्रेंड के बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये ट्रेंड जो है, हमारी जो यंगर जनरेशन है, जो यूथ है हमारा जी, उसमें इसकी सैंक्टिटी कम होती जा रही है। ख़त्म नहीं हुई है लेकिन कम हो रही है। मगर जो घर के बड़े हैं वो इसके तमाम रिचुअल्स को रिलीजियसली पूरा करना चाहते हैं। वो चाहे फितरे की अदायगी हो, वो चाहे एक दूसरे के घर विज़िट करना हो, चाहे एक दूसरे को यानी ईद मैसेजेस भेजने हों। तो मेरी तवक्को ये है कि यंगर जनरेशन इन रिचुअल्स को, ख़ास तौर से ईद, बकरा ईद, शब-ए-बारात, या जो ऐसे इवेंट हैं, मिसाल के तौर पर जो अपने रिलीजन से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं, मिराज शरीफ है, ईद मिलादुन्नबी है, इसका पैशन और इसकी सैंक्टिटी कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि हम मुसलमान हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तो जो मुस्लिम रिचुअल्स हैं वो हमारे कल्चर का एसेट होना चाहिए। उसे हमें जहमत समझ के अदा नहीं करना चाहिए, उसके अंदर इन्वॉल्व होकर पैशन के साथ करना चाहिए। अच्छा बुखारी साहब, ये बताइएगा, जैसे आज ईद का दिन है और बहुत सारे हमारे ऐसे मुसलमान हैं जो इस वक्त बहुत सारी मुश्किलात से गुजार हैं। अगर गज़ा का हम जिक्र ना करें तो ये शायद मुमकिन नहीं है। बुखारी साहब, हम अपने प्रोग्राम में थ्रू आउट गज़ा के लोगों के बारे में या कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। आज के दिन गज़ा के लोगों को आप क्या पैगाम देंगे या क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि उनकी ईद क्या ईद है, उनके इवेंट्स क्या, किस तरह के इवेंट्स हैं, रमज़ान कैसे गुजारा है उन्होंने। जो इमेजेस आए हैं वहाँ से गज़ा से, वो तो रुला देने वाले हैं। वो देखें आप तो आपको पता चलता है कि मुसलमान होता क्या है। ना सर पर छत है, ना ज़मीन पर कोई बैठने की जगह। कब्रिस्तान की तरह के उस इलाके में बैठ के जिस तरह पैशन के साथ उन्होंने रोज़े रखे हैं और जिस पैशन के साथ वो ईद मनाएंगे, मैं एडवांस में कह रहा हूँ, उससे पता चलता है जज्बा मुसलमानी होता क्या है। तो इसी तरह से कश्मीर का हाल है। हिंदुस्तान ने रियासती दहशत गर्दी के तहत जो मंजरनामा वहाँ क्रिएट किया हुआ है, इसके बावजूद वो अपने ये रिलीजियस रिचुअल्स जो हैं उसी पैशन के साथ अदा करते हैं। सल्यूट टू देम, बोथ द पीपल ऑफ कश्मीर एंड पीपल ऑफ गाज़ा। बुखारी साहब, आज के दिन आप कोई मैसेज देना चाहें तमाम तर लोगों को? मेरे ख्याल से हम दोनों मिलकर ये मैसेज दे देते हैं, अपने व्यूअर्स को भी और पाकिस्तान के और जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, कि ये ईद के दिन की खुशी तो अपनी जगह है, लेकिन अगर हम यूनिटी की तरफ पलटें कि हमने ना ये फ़र्क देखना है कि कौन पाकिस्तानी है, कौन इजिप्शियन है, कौन ईरानियन है। अगर मुसलमान एक कम्युनिटी में कन्वर्ट हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उनको डिफीट नहीं कर सकती, शिकस्त नहीं दे सकती, तोड़ नहीं सकती। बिल्कुल ठीक कहा बुखारी साहब आपने। यूनिटी और इक्वालिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर सब यूनिटी के साथ काम ले तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिन पर काबू पाया जा सकता है, उनको हल किया जा सकता है। इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।